हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट लेक्चर हमारा नेशनल इनकम पे लास्ट क्लास में मैंने करवाया था आपको कंप्लीट, एंड होप सो आपने सबने वो प्रॉपरली किया होगा वापस से, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना उसे घर पे रिवाइज करो, बिकॉज इकोनॉमिक्स आसान नहीं है, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपका रिवीजन अच्छा नहीं होगा मेरे साथ, आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपकी भी उतनी ही प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए जितनी यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो मॉड्यूल 1 का लेक्चर 2, ये मॉड्यूल 1 मैंने बोला था नेशनल इनकम हमारा चालू है। फर्स्ट लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड जीडीपी, ओके। सो अब जीडीपी वर्सेस जीएनपी, पहले तो हम जीएनपी देखेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एंड बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे। एंड जीएनपी के साथ साथ और भी टर्म्स होते हैं, एनडीपी, एनएनपी, वो सब तो कवर करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका जिक्र बहुत कम जगहों पे किया है, ठीक है, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएंगे। सो मेरे ख्याल से इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने में ये लेक्चर जाएगा एंड एक और लेक्चर जाएगा जिसमें आपका जीडीपी मेथड्स के कैलकुलेशन, फिर उसके बाद आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए। इनफैक्ट नए पैटर्न के हिसाब से जो ओनली 2 ओनली 3 वाला ऑप्शन है, उस पैटर्न से मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि प्रिपरेशन भी हमें वैसे ही करनी है, यूपीएससी जैसे ट्रेंड में चेंज ला रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जीएनपी। लास्ट क्लास में हमने जीडीपी डिस्कस किया था, एंड जीएनपी और जीडीपी का एंड में डिफरेंस भी देखेंगे। सो जीएनपी जो है, अगर इसको मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो पहले तो फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप देख रहे हो जीडीपी में क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्क क्या है, नेशनल एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है, देखो डोमेस्टिक जब भी कोई चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रही है, ठीक है, देन जो भी मतलब हमारी कंट्री में, और मैंने कल आप लोगों को लिखवाया था डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या इंक्लूड करता है। पॉलिटिकल बाउंड्री आती है हमारी, ठीक है, फिर उसके बाद हम एम्बेसीज, कंसल्टेंस जो भी है, और जितने भी मिलिट्री बेस्ड है ये एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे, या फिर एयरक्राफ्ट और शिप्स जो भी यहाँ से दूसरी कंट्री में भेज रहा है, यानी बट ओन्ड बाय द इंडियन रेसिडेंट्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी इसकी वजह से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो हमारी क्या होगी, जीडीपी में इंक्लूडेड होगी। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्चुअली जीएनपी जो होता है, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में करूँ, फिर हम अभी डेफिनेशन भी लिखेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। नाउ जीएनपी जो है आपका, वो है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज़ बस समझनी है आपको। जब भी आपको एन से याद रखना, ये कन्वर्जन सभी मैं करवाऊंगा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो डोमेस्टिक में अगर आप NFIA ऐड करते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी अब इसको अच्छे से समझना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहले होगा क्या, जैसे ये हमारी कंट्री है इंडिया, एग्जाम्पल के तौर पे हाइपोथेटिकल फिगर, यहाँ पे 2 तरीके के फॉर्म है। एक ए जो इंडियन कंपनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ए वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडियन रेसिडेंट या नेशनल इंडियन रेसिडेंट लिख लो, इंडियन। और बी जो है, ठीक है, हम मानते हैं ये इंडिया में ही रह रही है कंपनी, फॉरेन कंपनी है बट वो इंडिया में रह रही है, या फिर कुछ लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस इंडिया में कर रहे हैं, बट उससे जो इनकम है वो कहाँ भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो नो डाउट ए और बी जीडीपी में तो काउंट होंगे,
ए और बी किस में काउंट होंगे? आपके जीडीपी में तो काउंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये कौन है? फॉरेनर्स या फॉरेन कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ठीक है। तो एक इंडियन कंपनी है, दूसरी फॉरेन कंपनी है। अब हमें पता है अगर ये हमारी टेरिटरी में सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जीडीपी का पार्ट है। पहली चीज़, ये किसका पार्ट है? जीडीपी का पार्ट है। बट यहाँ पे कुछ और तरीके से भी पैसे आ रहे हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। सपोज़ करो ये इंडिया था, ये हमारा अमेरिका है, यूएसए, जैसे कि हमें पता है बहुत सारे लोग यूएसए इंडिया से जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। पैसे कमा के ये रेमिटेंस के फॉर्म में, रेमिटेंस यानी जो भी कमा के, यानी गिफ्ट वगैरह के फॉर्म में इंडियन अपने फैमिलीज़ को भेजते हैं। तो ये पूरा पैसा भी क्या है? कमा तो रहा इंडियन पीपल है। नॉर्मल रेसिडेंस बोलते हैं, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अरे जीडीपी। नॉर्मल रेसिडेंस जो होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड करता है, मतलब जो भी इंडिया के ओरिजिन के पीपल हैं और बाहर जाके वो कहीं पे कमा रहे हैं, ठीक है, अर्न कर रहे हैं, तो वो पैसे यहाँ भेजेंगे। तो देखा जाए तो ये भी तो हमारे नेशनल्स की वजह से ही कमाया जा रहा है ना पैसा, ठीक है। ये भी तो हमारा नेशनल, यानी देखो जीडीपी में हम ये देखते हैं कि हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस होना चाहिए, फिर वो कोई भी प्रोड्यूस करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्शन है वो या फिर जो अर्निंग है वो हमारे इंडियन नॉर्मल रेसिडेंस की वजह से होना चाहिए, यानी जो पीपल इंडिया ओरिजिन का हो या फिर सिटीजनशिप किसकी कंटेन करता हो, इंडिया ही करता हो, ठीक है। वो बाहर भी कहीं कमा रहा है तो वो इंडिया के अंदर इंक्लूड होगा, जीएनपी के अंदर इंक्लूड होगा। मतलब अगर यहाँ से, अब देखो बाहर से पैसा 3 फॉर्म में आ सकता है या जा सकता है, ठीक है। अभी मैं उन सारी चीज़ों को लिखूंगा। सबसे पहले जीएनपी की डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर मैं इस पर आता हूँ और डिटेल में। लिखो, इट इज़ द मनी वैल्यू, it is the money value of all final goods and services. It is the money value of all final goods and services produced by normal residents, produced by normal residents, स्लैश करके लिख देना नेशनल्स, नॉर्मल रेसिडेंस लिखो या फिर नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, नेशनल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, नॉर्मल रेसिडेंस क्या, ब्रैकेट में करके लिख लो एक, नॉर्मल रेसिडेंस में लिखो हु रिसाइड्स इन अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंस में लिखो हु रिसाइड्स इन अ कंट्री or having long term economic interest in a country, or having long term economic interest in a country, or having long term economic interest in a country. अब इस चीज़ को पूरा मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहले एक एग्जाम्पल के साथ, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर हम इसको लिखते हैं पूरा, समझना अच्छे से। देखो ये हमारी टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी। ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 तरीके के लोग होंगे, एक इंडियन रेसिडेंस है, यानी नॉर्मल जो पीपल इंडिया के हैं, ठीक है। दूसरी जो फॉर्म्स हैं वो फॉरेन है। हमें पता है कि एब्रॉड के फॉर्म्स हैं जो भी बाहर की कंपनीज होती हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपनीज फ्रॉम, कंपनीज और रेसिडेंस फ्रॉम एब्रॉड, यानी आके यहाँ पे कुछ लोग सेटल हुए हैं, जैसे नेपाल से कोई आया होगा, कोई चाइना से आया होगा, ऐसे लोग भी आते हैं ना, तो कभी आके सेटल हुए हैं, बट सिटीजनशिप वहीं की है, यहाँ बस पीआर पे आए हैं काम करने। सेम वे में इंडियन जो है वो यहाँ पे जो इनकम अर्न बाई इंडियन रेसिडेंस है वो ए है, इनकम अर्नड बाई इंडियन रेसिडेंस। अब सिर्फ इनकम क्या इंडिया में ही अर्न हो रही है इंडियंस के द्वारा। इंडिया के कुछ लोग बाहर दूसरी कंट्री में भी गए हैं, ठीक है, उनको हम सी मानते हैं, ठीक है। अब ये लोग यहाँ से क्या कर रहे होंगे,
पैसे इंडिया में भेज रहे होंगे, पैसे भेज रहे होंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ मैं, सपोज करो इंडिया में जो पैसे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपीज़ बाहर से आए, और उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में जो फॉरेनर्स थे या जो कंपनीज थी उन्होंने यहाँ से कुछ पैसे बाहर भेजे, और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो 800 एग्जाम्पल है ये, तो टोटल बचा कितना 200 रुपीज़, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ 200। जितना हमने बाहर से कमा के इंडिया में किसी तरीके से लेके आए और जो इंडिया में फॉरेनर्स ने कमा के बाहर भेजा वो माइनस हो जाएगा। और जीडीपी में तो क्या था, जीडीपी में हम टोटल देख रहे थे कि इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना निकला है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट हो, यानी जो भी प्रोड्यूस हुआ हमारे पूरे इंडिया के रीजन में वो हमारा जीडीपी। बट जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे नेशनल्स हैं वो कहीं भी कमा रहे हो, किसी भी कंट्री में कमा रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी अर्निंग हो, बट वो टोटल जीएनपी में काउंट होना चाहिए। और जो बाहर का इंसान यहाँ कमा रहा है और वो पैसा बाहर जा रहा है वो सपरेक्ट होना चाहिए। इसलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो 1000 रुपीज़ इन है और 800 आउट है इंडिया से, तो टोटल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुआ 200। बट क्या इनकम जो इंडिया है उसका ये पॉजिटिव रहता है हमेशा, ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी हम देखेंगे कि क्या रियलिटी है। तो अब समझ गए तुम लोग सब कि क्या हो रहा है। यहाँ से सपोज करो सी जो अमाउंट है वो इंडिया में आ रहा है और डी अमाउंट पैसा, बी में से डी पैसा जो है कुछ बी का वो बाहर जा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा काउंट होता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखो पहले, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, फिर मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। लिखा सबने, ठीक है। अब सुनो, देखो 3 फॉर्म में पैसा जो है वो अंदर बाहर होता है, ठीक है। जो मनी है वो 3 फॉर्म में टेरिटरी में एंटर होती है। पहला प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है। अब इंडिया की हालत इसमें कैसी है, देखो अब सबको पता है इंडिया से हर साल कितने लोग यूएसए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ से जो पैसा आएगा वो गिफ्ट के फॉर्म में हम मानते हैं, वो वहाँ से पैसा आ रहा है, अर्निंग जो भी आ रही है, तो इंडिया के रेमिटेंसेस हमेशा पॉजिटिव साइड पे हैं। यानी इंडिया रेमिटेंसेस के चक्कर में एक गेनर है, मतलब इंडिया बाहर से ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $72 बिलियन कुछ हम लोग बाहर से अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। प्राइवेट रेमिटेंसेस क्लियर हो रहे हैं। इंडिया इसमें क्या है, गेनर, यानी हम जितना पैसा, ऑब्वियस है ना, बाहर से कितने लोग यहाँ कमाने आते हैं, यूएसए का कोई इंडिया में कमाने आएगा, कनाडा का कोई कमाने आता है यहाँ पे अर्न करने, यहाँ से पैसा बाहर कम जाता है बट बाहर से पैसा इंडिया में ज़्यादा आता है। तो इंडिया इसमें हमेशा गेनर है, यानी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, बहुत ध्यान देना इसको, लोन्स। अब एक बात बताओ, इंडिया ज़्यादा लोन लेता है या इंडिया से लोग ज़्यादा लोन लेते हैं? ऑब्वियस ही चीज़ है, इंडिया बहुत ज़्यादा लोन लेता है, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, एंड उनको हर, अब देखो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी जैसे कोविड टाइम में हमें काफ़ी बाहर से बोरो करना पड़ा, ठीक है। सो इंडिया यहाँ पे हमेशा बोरिंग साइड में ज़्यादा रहता है, ठीक है, यानी हमें ज़्यादा बोरो करना पड़ता है, और ऑब्वियस अगर हम बोरो ज़्यादा करेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा लोन्स पे, ठीक है। तो हम बोरो करते हैं और साथ में हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस वजह से जब इंटरेस्ट की बात आती है तो हमारी कंट्री के पास किसी दूसरी कंट्री से इंटरेस्ट कम आता है, बट हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा लोन ज़्यादा है तो ज़्यादा रहता है। तो इंडिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड में है, यानी हम यहाँ पर लूज़र हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बोरो करेंगे एक्सटर्नल लोन उतना ज़्यादा पैसा हमें सामने पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग क्या हैं, नेगेटिव में आ जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज ग्रांट्स।
ग्रांट्स की बात अगर मैं करूं, ग्रांट्स क्या होता है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सारे इंस्टीट्यूशंस जो ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं लोगों के, हम यहाँ पे ऑब्वियस ही चीज़ें, देखो पॉलिटिक्स में हमें यहाँ पे वोट्स भी अपने बढ़ाने हैं, ठीक है, वोट शेयरिंग हमारी ज़्यादा करनी है और बाकी भी रीजंस होते हैं, बट वेलफेयर के तौर पे पहले हम ग्रांट्स ज़्यादा लेते थे, हेल्प ज़्यादा लेते थे इनसे, बट अब हम काफ़ी ज़्यादा ग्रांट्स इनको देते हैं, ठीक है, साल में। तो यहाँ पे भी ग्रांट्स में भी अब हम पॉजिटिव साइड में हैं, ग्रांट्स में भी हम पॉजिटिव साइड हैं। तो ये तीनों को तो हमारा टोटल जो NFIA होगा वो किस तरीके से होगा, प्राइवेट रेमिटेंस प्लस आपका इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन प्लस ग्रांट्स। अब इन तीनों को जब ऐड करोगे तो जिस कंट्री का ये पॉजिटिव आएगा, यानी एग्जांपल अगर हमारा प्राइवेट रेमिटेंस एग्जांपल के तौर पर सपोज करो 1 लाख रुपीज़ एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन हम जो पे कर रहे हैं यहाँ से वो हम 10 लाख पे कर रहे हैं, और कितना रहा इंटरेस्ट में से 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे -8 लाख हमारा लॉस है ना, 8 लाख का हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। और ग्रांट्स हम कितना दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको हम ग्रांट्स अच्छा खासा दे रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा सपोज करो 1 लाख है, तो तुम चेक करोगे तो इंडिया यहाँ पे नेगेटिव साइड्स में है, यानी हमारा जब टोटल हम तीनों ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस में आएगी, बिकॉज हमारा ये बहुत ज़्यादा है। ग्रांट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, देखो ग्रांट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेन ये दोनों रहते हैं। उसमें भी हम प्राइवेट रेमिटेंस हमारे पास बहुत आ रहे हैं, बट स्टिल हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने इतना बोरो कर रखा है कि हमारे इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, और इस वजह से इंडिया का जो NFIA होता है वो नेगेटिव हो जाता है, इंडिया का NFIA नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनमें से आप लिख लो ये सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लिखो, फिर ये लिखो, लिखो जल्दी से, कॉपी करो। ठीक है, सो हम एक्सटर्नल ग्रांट्स, प्राइवेट रेमिटेंस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, इन 3 तरीके से पैसा इन और आउट होता है, ठीक है। जिसमें प्राइवेट रेमिटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है पॉजिटिव साइड में, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव साइड में। ग्रांट अच्छी बात होती है देना, एक्सटर्नल ग्रांट, ठीक है, अगर हम, और ये हमारा गेम है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें अपने आप को ऊपर रखना है, ऑब्वियस ही चीज़ है, तो हम ग्रांट्स अच्छे खासे दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, वो किस सेंस में पॉजिटिव लिखा है कि मतलब हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं, बट रियल में हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो आ नहीं रहा है हमारे पास ग्रांट्स कम लेते हैं, हम देते अब ज़्यादा है, पहले हम ज़्यादा यूज़ करते थे ग्रांट्स को, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन, फिर मुझे इसका आंसर करना, तो होप सो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ आया है, यानी बहुत सिंपल है। देखो कितना पैसा, सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूँ, कितना पैसा इन हो रहा है, ठीक है, माइनस कितना पैसा आउट हो रहा है, बाहर की कंट्री से कितना इन हुआ माइनस कितना आउट हुआ, वो हम GDP में ऐड कर देंगे। हमारी कंट्री में कोई बाहर का बंदा कमा के, ठीक है, एंड वो बाहर पैसे भेज रहा है अगर, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, अगर कोई बाहर की कंट्री से लेके यहाँ पे आ रहा है तो वो हमारा इन हुआ, और यहाँ से कोई बाहर भेज रहा है तो वो आउट हुआ। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही चीज़ है, इन माइनस आउट देखते हैं मनी का। अगर हमारा इन ज़्यादा है, ठीक है, और आउट कम है, तो हम पॉजिटिव साइड में, यानी हमारा GNP ज़्यादा होगा GDP से। बट हमारा इन कम है और आउट ज़्यादा है, जो कि हमारा ऐसा ही है, इन कम है आउट ज़्यादा है, इन कम है आउट ज़्यादा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है UPSC प्रीलिम्स में, ठीक है, तो उसके लिए आप देखना, और मेंस में कभी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक बार GDP कैलकुलेशन पे आया था, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि GNP और GDP दोनों को कंपेयर करो, एंड विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वन इज फार बेटर देन द अदर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए फॉर्म हो सकते हैं, मेंस में भी आंसर राइटिंग में आ सकते हैं, इसलिए आपको मैंने इतना डिटेल में GNP पढ़ाया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ जिससे आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो NFIA क्लियर हो गया सबको, इन माइनस आउट, ठीक है। सो
और ये 3 तरीके से पैसा इन या आउट हो सकता है, सिंपल चीज़ है। प्राइवेट रेमिटेंसेस यानी जो भी बाहर नेशनल्स हमारे कमा रहे हैं, ठीक है, सिटीजन्स इंडिया के, और वो इंडिया में भेज रहे हैं। सपोज करो आपके घर से कोई कनाडा गया, वहाँ से उसने पैसे अर्न करके भेजा, ठीक है, तो वो इन हुआ। बट यहाँ पे भी कोई फॉरेनर है, जैसे नेपाल का कोई बंदा है, वो यहाँ से कमा के अपनी कंट्री में पैसे भेज रहा है, तो वो हम माइनस करेंगे, समझ रहे हो। बट हाँ, रेमिटेंसेस के मामले में बहुत ऊपर है हम। बट इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं हमारे लोन्स पे, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज इसमें हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, आपको बताना है कि मैं 3 स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, विच वन इज ट्रू और फॉल्स, वही उस टाइप के क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ब्लैक मार्कर, फर्स्ट, जीडीपी, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। सेकेंड, जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी। एंड थर्ड, in case of India, GNP is always greater than GDP। अब देखो ये स्टेटमेंट्स जो है, इसके ऑप्शंस कैसे होंगे। ए ऑप्शन करेक्ट में, इसमें से कौन से करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस ऐसे होंगे, ओनली वन। बी ऑप्शन मतलब ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है ऐसा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड 4 नन, डी नन। प्रॉब्लम क्या है पता है, पहले एलिमिनेशन काम कर जाता था। अगर आपको पता है ये 2, तो आप एलिमिनेट कर लोगे कि हाँ ऑटोमेटिकली ऑप्शन में से। पहले ऑप्शंस कैसे होते थे, 1 and 2 आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट, यानी आपको 2 पता है तो भी काम हो जाता था। अब अगर आपको तीनों स्टेटमेंट पता है तो ही आप राइट आंसर कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपको ये दोनों करेक्ट पता है, इसका नहीं पता, तो आप ओनली 2 करोगे या ओनली 3 करोगे, फंस गया ना, ठीक है। तो ये ट्रेंड में चेंज आया है, बहुत बड़ा इशू। और इस साल का तो पूरा 85% क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए। सो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट इसका आंसर चलो शॉर्ट आउट कर लेते हैं, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो पहली चीज़ तो मैंने फॉर्मूला लिखवा ही हुआ है कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये कैसे होगा, कितना पैसा इन हो रहा है माइनस कितना पैसा आउट हो रहा है, प्लस जो इंडिया में हमारे नेशनल्स कमा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। जीडीपी प्लस एनएफआईए। जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, इसको चेक करते हैं। बट उसके पहले हम ये देख लेते हैं, इन केस ऑफ इंडिया जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी। अगर आपको मैंने ये नहीं बताया होता कि इंडिया का एनएफआईए नेगेटिव है, तो मोस्ट ऑफ टाइम हमें यही लगता है कि इंडिया का एनएफआईए पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे बहुत सारे नेशनल्स जो हैं वो आउटसाइड काम कर रहे हैं, ठीक है, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। तो हम तो यही सोचते हैं कि इंडिया में बहुत सारा पैसा आ ही रहा है, तो हमारा तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है। बट रियल में ऐसा उसका उल्टा है, क्योंकि हम इंटरेस्ट बहुत पे कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल लोन्स ज़्यादा लेके बैठे हैं, इस वजह से हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है। और इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल नेट है हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। और इसलिए इस केस में याद रखना, जो जीएनपी है वो क्या है, जीडीपी प्लस रियल में एनएफआईए है। बट इंडिया के केस में ये नेगेटिव आता है आंसर, तो इसलिए जीडीपी जो हो जाती है प्लस माइनस एनएफआईए हो जाती है। और इसकी वजह से हमारा जीडीपी में से हमें सेपरेट करना पड़ता है एनएफआईए को। तो इंडिया के केस में क्या हुआ, जीएनपी छोटा हुआ जीडीपी से, सो जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। अगर जीएनपी छोटा है तो जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर कैसे हो सकता है, समझ आया? तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इन केस ऑफ इंडिया जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन
जीडीपी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ऐसा बोल सकते हो इन केस ऑफ इंडिया जीएनपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी। अगर यहाँ पे ग्रेटर हटा के लेस कर देते तो ये स्टेटमेंट सही था, ऑलवेज, हाँ हमेशा, क्योंकि हमारे लोन्स हमेशा से ज़्यादा रहे हैं एक्सटर्नल लोन्स। सो जीएनपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, उसको आप करेक्ट कर लेना स्टेटमेंट लिखने के लिए। इसको देखो प्रॉपर, जब मैं भी कोई एमसीक्यू करवा रहा हूँ तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है साथ में, ठीक है। एंड अब आ जाओ सेकंड पे, ऑटोमेटिकली ये चेक हो जाएगा। जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैसे हो सकता है? इंडिया के केस में ही नेगेटिव है, इंडिया के केस में ही कम है, तो हमेशा हर कंट्री के रिस्पेक्ट में बोला गया, और ये सिर्फ इंडिया को स्पेसिफिकली पूछा गया था। तो जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी कैसे हो सकता है अगर इंडिया के केस में जीएनपी जो है वो कम है ऑलरेडी? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, यानी आंसर आएगा ओनली 1, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका, ओनली 1। सो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, यानी जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो याद रखना, प्राइवेट रेमिटेंसेस के टर्म्स में इंडिया इज गेनर, बट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट वी आर लूजर, बिकॉज हमने बहुत इंटरेस्ट लोन लिया हुआ है एंड उसका बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट में जाता है, और इसी को हम आगे जाके पढ़ेंगे पब्लिक डेप्ट। डेप्ट कभी अच्छा नहीं होता, बिकॉज सोचो अगर हमने इतना ज़्यादा बोरो किया हुआ है, अगर हम सब सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट चुकाने में ही दे देंगे तो हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट पे कैसे पैसा लगाएंगे? क्लियर हो रहा है सबको? सो ये यहाँ से होप सो क्लियर हो गया होगा सबको कि जीएनपी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जीएनपी अब क्लियर हो गया, NIFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सिंपल सी भाषा में आप बोलूँ, सपोज करो ए है, यानी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हम कमा रहे हैं, ठीक है, अर्न हो रहा है, जो भी हमारे नेशनल हमारे इंडिया में कमा रहे हैं, प्लस बी फॉरेनर जो यहाँ पे कमा रहे हैं। सुनना अभी ध्यान से, अब सुनो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या है, हमारी कंट्री से कुछ पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, और वहाँ से कुछ पैसा अंदर आ रहा है, तो यानी जीडीपी हमारा क्या हो गया, ये दोनों, क्योंकि हमारी ये डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, बट इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, जो भी इन और आउट है। बस तुम्हें इन और आउट एक्स्ट्रा देखना है कि कितना अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। इन माइनस आउट अगर नेगेटिव आता है तो हमारी नेगेटिव है जीडीपी, इन माइनस आउट अगर पॉजिटिव आता है, यानी ज़्यादा आ रहा है और कम जा रहा है, तो हमारा जीएनपी क्या होगा, ज़्यादा होगा जीडीपी से, ठीक है। तो वो क्लियर हो गया एकदम सबको। सो इसलिए हमने क्या लिखा है, जीएनपी इज जीडीपी प्लस एनएफआईए, और यहाँ से ही रिलेशन निकल के आता है नेशनल जो होगा, नेशनल ग्रॉस, ये नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक का मतलब क्या है, वो होगा डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए। अभी इसको लिख लो, कॉपी करो फटाफट, अच्छे से नोट डाउन करो इसको। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में फैक्टर क्या है, ठीक है। तो अब देखो इनपुट्स दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, इनपुट्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। उस क्लास से दूसरा डस्टर देना है, इससे मजा आता है। इनपुट्स दो टाइप के हो सकते हैं, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। देखो फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, सिंपली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड आपको क्या देता है, रेंट, लैंड के लिए आप क्या देते हो, रेंट, वही फैक्टर है। फिर दूसरा लेबर, लेबर को आपको क्या देना पड़ता है, वेजेस। कैपिटल में इंटरेस्ट लिख देते हैं, पहला लैंड, लेबर, यही मेन चार फैक्टर्स हैं, कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नॉन फैक्टर में रॉ मटेरियल्स, नॉन फैक्टर्स में रॉ मटेरियल्स। अब देखो हम लोग जो फैक्टर्स काउंट करते हैं, जो टोटल कॉस्टिंग और इनकम ये सब काउंट करते हैं, वो हम लैंड के लिए हमें क्या देना पड़ता है, रेंट। लेबर्स को आप क्या देते हो, वेजेस। कैपिटल, इंटरेस्ट।
जो भी पैसा आपने मार्केट से लिया होगा उसके लिए आपको इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। ये मेन 4 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी पैसा आ रहा है वो इंक्लूड होता है इन जीएनपी यानी NFIA में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर जो है यहाँ पे वो ये फैक्टर्स हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते, इसको लिख लेना, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी एंड जीएनपी। जो हम इंक्लूड करते हैं वो सिर्फ फैक्टर इंक्लूड करते हैं। देखो मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नाउ कुछ अब एक और चीज़ देखो, जीडीपी जो है ना वो क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव नहीं है। जीडीपी विल नेवर टेल यू रिगार्डिंग हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, ठीक है। जीडीपी विल नेवर टेल यू रिगार्डिंग हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, ठीक है, क्योंकि जीडीपी आपसे पैसा बताता है, ठीक है, एंड मनी इज नॉट एवरीथिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट जीडीपी इज क्वांटिटेटिव मेजर व्हाइल जीएनपी कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। व्हाई? बिकॉज देखो जीएनपी में आप ये भी देख रहे हो कि कंट्री की एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, बाहर से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा जा रहा है। सो हम बोल सकते हैं ये कुछ हद तक जो जीएनपी है वो दोनों फैक्टर्स के बारे में हमें बता देता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, नॉट प्योरली क्वालिटेटिव बट स्टिल थोड़ा बहुत, ठीक है, बट ये तो पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव में है, समझ आया? तो जीडीपी को ब्रैकेट में लिख लेना, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में जीडीपी किया था उसके नीचे कि जीडीपी इज क्वांटिटेटिव मेजर, इट डज नॉट टेल एनीथिंग रिगार्डिंग क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। सो अब कुछ चीज़ें लिख लो पहले। तो क्या यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी लिखो। देखो पहला उसमें ये है, लिखो दिस इज द नेशनल इनकम, दिस इज द नेशनल इनकम, मतलब जीएनपी कहाँ पे यूज करते हैं हम, दिस इज द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू विच, this is the national income according to which the IMF ranks the nations of the world. IMF ranks the nation of the world, the nations of the world in terms of volume at purchasing power parity and purchasing power parity. देखो मैं ये परचेजिंग पावर पैरिटी में का आपको अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ चुका है यूपीएससी 2-3 बार, बट स्टिल अभी भी किसी बुक ने इसको अच्छे से कवर नहीं किया। सो मैं पूरी तरीके से इसको डिटेल में कवर करूँगा। सो अभी उसको डिटेल में हम देखेंगे। अगला टॉपिक हम पीपीपी ही लेंगे, एनएनपी और एनडीपी के पहले, बट सबसे पहले आप लिख लो ये। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या लिखी हमने कि आईएमएफ जो है ना वो रैंकिंग देता है ना, जबकि कंट्री वाइज नेशन वाइज जो ग्रोथ हो रही है किस तरीके से, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी जो रैंकिंग देता है वो उसमें जीएनपी का डेटा यूज़ करता है। ओके, सो देखो जो आईएमएफ है वो जीएनपी का ही डेटा यूज़ करता है फॉर पीपीपी रैंकिंग जो होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको भी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में, बहुत डिटेल में करेंगे इसको, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको इसका एमसीक्यू भी दिखाऊंगा जो पूछा हुआ है, पैरिटी, ठीक है। और अभी इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। अभी आपको पीपीपी पता नहीं चल रहा होगा, बट अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। सो 3rd रैंक है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। किसके बाद 3rd है? फर्स्ट पे चाइना है एंड सेकेंड पे जो है वो यूएसए है, ठीक है। एक्स्ट्रा डेटा भी ये सब मैं लिखवाऊंगा ही, तो आप टेंशन मत लीजिए। वाइल एज पर, आगे लिखो उसी में, उसी स्टेटमेंट में ऐसे लिखो, इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। इंडिया इज रैंक्ड एज द 3rd, इंडिया इज रैंक्ड एज अ 3rd largest economy of the world. India is ranked as the 3rd largest economy of the world. Bracket में after China and USA. After China and USA. While as per nominal prevailing exchange rate, while as per nominal prevailing exchange rate of rupee, exchange rate of rupee
इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट हुई ना अभी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अप टू 2016 तक हम जो इकोनॉमी का जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको कैलकुलेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ जीएनपी, बट अभी वापस हम जीडीपी पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, सो अब देखो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पे है यूएसए, यूएसए फर्स्ट रैंक पे है, जिसकी इकोनॉमी जो है वो 23.3 ट्रिलियन है, इंडिया से बहुत ज़्यादा। यूएसए की इकोनॉमी कितनी है? 23.3 ट्रिलियन। वहीं पे चाइना सेकंड पे है, जिसकी इकोनॉमी जो है वो 17.7 ट्रिलियन डॉलर में है, ये सब ट्रिलियन डॉलर। थर्ड पे आपका है जापान, इनकी जो इकोनॉमी है वो है 4.3 ट्रिलियन। फिफ्थ पे है जर्मनी 4.1 ट्रिलियन। एंड रिसेंटली फिफ्थ पे इंडिया आई, जिसने पीछे छोड़ा किसको? यूके को। और अब हमारी यूके एंड फ्रांस दोनों को, पहले हम 7th थे अप टू 2016, 17, 18 तक, बट हम लोग 7th से पहले हम 6th हुए, फ्रांस को पीछे छोड़ा हमने, एंड उसके बाद हमारी इकोनॉमी आई इंडिया की, अब यूके को पीछे छोड़ के। इंडिया की इकोनॉमी है अभी 3.75 ट्रिलियन, एंड जो यूके है उसकी 3.2 ट्रिलियन, एंड 7th पे जो आता है वो है फ्रांस, अब पहले इंडिया था, वो हो गया 3.1 ट्रिलियन। इसके बाद सब और नीचे नीचे चले जाते हैं। टॉप 10 में 10th पे साउथ कोरिया, बट यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो है। 2014 में इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिलियन के आसपास थी, 2.1 समथिंग, एंड 14 से 23 यानी 10 ईयर्स, 9 to 10 ईयर्स में हमने कितना डबल कर दिया, लगभग 3.75 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज है। तो अब इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये सारा ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू कहीं से कुछ भी आ सकता है। बेसिक क्वेश्चंस में स्टेटमेंट जब चेक करने होंगे तो वो कहीं से कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, तो पीपीपी के टर्म में हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे यूएसए। लोगों को लगता है पीपीपी में फर्स्ट पे यूएसए होगा, बट यूएसए नहीं है। अब पीपीपी है क्या, इसको समझने के लिए हमें बहुत डिटेल डिस्कशन, फिर मैं उसका एग्जाम्पल भी कराऊंगा कि आपको उसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ सबको। सेकंड लिखो, ये फर्स्ट हो गया, पहले हम जीएनपी पे यूज़ करते थे। सेकंड लिखो, इट इज़ द मोर एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जीएनपी के कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहे हैं, इट इज़ द मोर एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम देन द जीडीपी, as it indicates towards the quantitative as well as the qualitative aspects, towards the quantitative as well as qualitative aspects of the economy, qualitative aspects of the economy, that is the internal as well as external strength of the economy, that is internal as well as external strength of the economy. Of the economy. So क्लियर है सबको? सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपका यहाँ पे जीएनपी हमने कंप्लीट किया, एंड जीडीपी जीएनपी का कंपैरिजन भी वेरी इजीली हो जाएगा। ठीक है, जीएनपी क्या है एंड जीडीपी क्या है आपको समझ आ रहा है? ठीक है, जीडीपी में हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हो वो इंक्लूड करते हैं। जीएनपी में हम जीडीपी प्लस एनएफआईए, एनएफआईए मैंने बहुत सिंपल तौर पे बताया कितना पैसा इंडिया में आ रहा है बाहर से और इंडिया से कितना पैसा बाहर जा रहा है, दोनों का इन माइनस आउट करो। अगर पॉजिटिव आता है, किसी भी कंट्री के लिए चेक करना है तो अगर पॉजिटिव आता है तो फिर
GNP ज़्यादा है, अगर नेगेटिव आता है तो GNP कम है। तो इस तरीके से हम लोग GNP का कंपैरिजन करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परचेजिंग पावर। टेक्निकल रीजन से वीडियो बीच में इंटरप्ट हुआ था। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को इश्यू नहीं हुआ, बट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे हमारे उनको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, इसलिए हम वहाँ से ही कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से वो वीडियो इंटरप्ट हुआ था। सो PPP नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो ये एक टर्म है ना जिसके बारे में बहुत कम जगहों पे मेंशन किया है प्रॉपरली, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सो अभी मैं बताऊंगा अभी किस तरीके का क्वेश्चन इससे आ सकता है, बहुत सिंपली, और पूछा गया है मेरे ख्याल से 2019 में ही था। सो आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, सो गाइस पीपीपी क्या है ध्यान देना। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि टेलीग्राम चैनल हमारा आ चुका है मकसद IAS, तो आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल भी जो है हमारा मकसद IAS का, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि नोटिफिकेशन आप तक अपडेट आती रहेंगी। ठीक है, हम चाहते देखिए ऑफलाइन सेंटर्स को फ़ायदा मिल रहा है, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्रॉपरली फ़ायदा मिले। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि वहाँ पर डेली क्विज़, फिर डेली क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ, जैसे ये टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड हम कुछ MCQ पुट करेंगे वहाँ पे, तो आप जाइए उसको ज्वाइन कीजिए वो ग्रुप को। ठीक है, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। एंड जो भी लेक्चर्स यहाँ से अपलोड होंगे वो सबसे पहले उसकी लिंक वहीं पे जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो देख लेते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल से लॉजिकली अगर आप सोचो तो जैसे आप सपोज करो इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में ही हो, सपोज क्या करो इंडिया में हो, एंड आपको एग्जांपल के तौर पे एप्पल आपने ख़रीदा। ठीक है, यहाँ जो प्राइस है 10 एप्पल्स की वो 100 रुपीज़ है। कितने की है? 10 एप्पल की 100 रुपीज़। एंड वही जब आप USA जाते हो एंड वहाँ पे आप 10 एप्पल लेते हो तो ये आपको कॉस्ट देता है करीबन $5। ठीक है, $5। अब इंडिया में यही 10 एप्पल आपको 100 रुपीज़ के पड़े और USA में 10 एप्पल $5 के पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है, हाई है, या फिर सेम चीज़ खरीदने के लिए आपको इस पर्टिकुलर कंट्री में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का भी इससे आइडिया थोड़ा सा आता है, प्लस हाई PPP जो हमारा ये PPP है, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी आपकी करेंसी है उसकी कैपेसिटी बताती है कि वो कितना जाके खरीद सकती है। एंड इसको एक्सचेंज रेट से आप मत सोचिएगा, जैसे इंडिया का एक्सचेंज रेट जो है डॉलर से वो नियरली अभी चल रहा है 81 रुपीज़ समथिंग। ठीक है, $1, और जो PPP है वो हमारा है $1 इक्वल टू 23 पॉइंट समथिंग रुपीज़, 23.23 रुपीज़ नियर अबाउट, ये कुछ भी हो सकता है पॉइंट में, बट 23 अप्रॉक्स। तो ये और ये अलग चीज़ होता है। कुछ बच्चे इसको एक्सचेंज रेट से कंपेयर करते हैं, नहीं, एक्सचेंज रेट से कंपेयर नहीं करना है हमें। इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे ये फाइंड आउट किया जाता है, एंड इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट कैसे फाइंड आउट किया जाता है मैं वो समझाता हूँ। देखिए, सपोज़ कीजिए आप USA में गए, ठीक है, आपने कुछ स्पेसिफिक गुड्स लिए, बास्केट बनाई एक जिसमें आपने कोई 10 गुड्स डाले, ठीक है, कोई भी 10 सामान, एंड सेम बास्केट आपने इंडिया में लिया, सेम वही 10 गुड्स सेम क्वांटिटी में आपने यहाँ पे लिया। अब इस 10 गुड्स का प्राइस आपको यहाँ पे सपोज कीजिए 200 रुपीज़ आया, USA में इसको ऐसे लिख लेते हैं $10 आया, और इंडिया में आपको सेम गुड का प्राइस 230 रुपीज़ आया। ये 10 गुड का आपको कितना आया, $10, और यहाँ पे 10 गुड कितने का पड़ा, 230 रुपीज़ का पड़ा। सो जब आप इन दोनों का PPP निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना, PPP का कॉस्ट ऑफ गुड X इन करेंसी 1 अपॉन, जिससे कंपेयर कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड
x इन करेंसी 2। मतलब हमने ये बास्केट लिया है 10 गुड्स का, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ बास्केट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बास्केट्स इन करेंसी 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करेंसी 2। सो अब यहाँ पे कितना है, एक करेंसी 1 में हमारी करेंसी कितनी है, 230 रुपीज़, हमें इससे कंपेयर करना है, और यूएसए में कितना है वो सेम $10 का, तो कितना आया ये आपका 23, ठीक है 23 आया। यानी इससे पता चलता है कि जो हम $1 में वहाँ पे, एक्चुअली $1 कितना है 81 रुपीज़, बट वहाँ पे देखो महंगा ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं। इंडिया में आप सस्ती चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है, यानी इंडिया में हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है इन कंपैरिजन टू यूएसए। सबसे हाई पीपीपी किसका है, लग्जमबर्ग एक सिटी है, उसका सबसे हाई पीपीपी है, ठीक है, यानी वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी कॉस्टली है, समझ रहे हो। तो पीपीपी आपको क्या बोलता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, यानी हम अगर 23 रुपीज़ लेते हैं तो इंडिया में हम $1 के बराबर का सामान खरीद पाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बट $1 एक्सचेंज रेट डिफरेंट चीज़ है, ये 81 रुपीज़ है, बट $1 पीपीपी के हिसाब से 23 पॉइंट समथिंग है, समझ रहे हो मतलब। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज़ नहीं है। ये आपकी परचेजिंग पावर बता रहा है कि आप 23 रुपीज़ लेके सेम चीज़ इंडिया में $1 का जितना अमेरिका में है, आप सिर्फ 23 रुपीज़ में यहाँ खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको 81 देने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं इन कंपैरिजन टू यूएसए, ठीक है। एंड ऑब्वियस है इंडिया पुअर नेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, बट स्टिल जो यूएसए से ज़्यादा गरीबी हमारे देश में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़, रिसोर्सेज हमें चाहिए, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट होता है वो इन कंपैरिजन में यूएसए कम होगा, ठीक है। सो क्लियर हुआ सबको पीपीपी। तो एक डेफिनेशन लिख लो आप, पीपीपी में लिखो, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे इससे आ सकते हैं। पीपीपी इज द मेजरमेंट, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ मेजरमेंट of the price of specific goods, is the measurement of the price of specific goods in different countries, and is used to compare the absolute purchasing power of the country's currencies, absolute purchasing power of the country's currencies. Next point, PPP is effectively the ratio of the price of basket of goods in one currency to the price of basket of good in another currency, ब्रैकेट में at different location लिखना, बिकॉज कंट्री चेंज होनी चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर रहे हो। by the price of basket of good in other currency, ब्रैकेट में लिखना different location। नेक्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला पहले लिख लो और ये एग्जाम्पल भी लिखना है तो लिख लो। देखो जितना हो सके ना, और नोट्स जब आप बनाते हो ना, तो जैसे मैं तो चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ठीक है, एंड वो 100% चीज़ें कवर हो जा रही हैं, आप टेंशन मत लो। आप सिर्फ नोट्स रेफर करोगे, मैंने पहले भी कहा था कि आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, जो भी मेरे नोट्स होंगे वो मोर देन सफिशिएंट होंगे, ठीक है। एंड आप चेक कर लेना, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें से ही आएंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। 1-2 क्वेश्चन बाउंसर तो हर एग्जाम में आता है, आप सारे 1-2 क्वेश्चन के लिए आप
आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ने जाओगे, बट 90% क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएंगे आपके, ठीक है, मेंस के भी एंड प्रीलिम्स के भी। सो चीज़ों को जैसे लिखवा रहा हूँ उसको डिटेल में लिखो, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रीलिम थोड़ी क्लियर करना है, हमें मेंस भी करना है, इसलिए हमें नोट्स लिखने पड़ेंगे। एंड जो नोट्स जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सपोज करो, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर अपनी लैंग्वेज में भी आप चीज़ों को लिख सकते हो ना तो लिखो ना। व्हाट्सअप में आप हिंदी यूज़ करते हो ना इंग्लिश के टर्म्स में, ठीक है, वैसे ही व्हाट्सअप वाली लैंग्वेज में आप नोट्स में ब्रैकेट में लिख दो जो आपको समझ आता है। कोई अगर मराठी है तो मराठी लैंग्वेज में लिख सकता है, कोई अगर भोजपुरी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, मलयालम लिख सकते हैं, जैसे भी लिखो, अपने नोट्स खुद को समझ आने चाहिए, वही बेस्ट नोट्स होते हैं, ठीक है। सो जो भी यहाँ से समझ, ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊँगा, अभी कुछ चीज़ें ईजी लगती है पढ़ने में, बट एंड में हमें पता चलता है कि ये चीज़ें हम भूल सकते हैं, ठीक है, ये भूल जाएंगे। तो इससे बेटर है छोटी छोटी चीज़ों को भी बाजू में ब्रैकेट में आप लिखो। एंड हर चैप्टर के एंड में आप 3-4 पेज छोड़ देना, ठीक है, जब मॉड्यूल हमारा ये ख़त्म होगा तो 3-4 पेज छोड़ देना, हम करंट कवर जब करेंगे उसके साथ उसको कर लेंगे। वैसे मैं इसमें करंट कवर करता ही जाऊंगा, अभी जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो अभी कहीं रीसेंट डेटाज हैं, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल जैसे इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, हिंदू थरोली रीड करो, ठीक है, हिंदू बहुत ज़रूरी है पढ़ना था, हिंदू, ठीक है। अगर आप वो नहीं पढ़ते हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी पढ़ो, बट हिंदू ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, नो डाउट लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है ना हिंदू, वो लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। एंड बहुत जल्दी करंट अफेयर खुद मैं लेके आने वाला हूँ पूरा। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि वीकली कंपाइलेशन जो है वो पूरा आप लोगों के सामने 2 लेक्चर्स में मैं रखूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो देखते हैं, वो भी जल्दी आ जाएगा। बट स्टिल यहाँ पे इस तरीके से नोट्स को अपने वर्ड्स में लिखो, एग्जाम्पल प्रॉपरली लिखो, और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो हिंदू पढ़ने में दिक्कत आती है, वो लोग इंडियन एक्सप्रेस इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज इंडियन एक्सप्रेस की नहीं है, हिंदू में कुछ आर्टिकल्स बहुत टफ होते हैं, ठीक है, जिन्हें समझने में मुश्किल होती है बच्चों को। सो आप ये लिखो, एंड डोंट ट्राई टू कवर 100% न्यूज़पेपर, इट इज़ नॉट feasible and also not possible, and don't try to note everything from newspaper, ठीक है, which is not possible, it is irrelevant for this exam because you cannot write each and everything on the daily basis. So ये लिखा आपने, अब लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लेना। बट इंडिया का ये रियल मैंने बताया आपको, अभी जो 23 पॉइंट समथिंग चल रहा है। सो लिखो, द परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिकेटर, the purchasing power parity indicator can be used to compare economics regarding their gross domestic product, economics regarding their gross domestic product, comma, labor productivity, labor productivity and actual individual consumption, and in some cases to analyze price convergence, and in some cases to analyze price convergence and to compare the cost of living between the places, ओके। सो ये पीपीपी है। अब इसमें एक और चीज़ लिखो, एज पर IMF India's rank in terms of PPP is third. India's rank in terms of PPP is third after China and USA. After China and USA. ठीक है। सो
नॉर्मल एक्सचेंज रेट या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो हमारी नॉर्मल जीडीपी के बेसिस पे है वो हमारा 5th रैंक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी वी आर ऑन 3rd। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा पीपीपी खत्म हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके, सो यहाँ पे ध्यान देना। ग्रॉस वर्सेस नेट, अब देखो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बहुत ईजिली मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। एंड कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ लो, ठीक है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे या फिर जब भी मैं मैसेज देखूँगा, कमेंट देखूँगा तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और एल्स आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, बट यहाँ पूछोगे तो ज़्यादा नज़र रहती है, ठीक है। सो जो भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, उसको बाद में हम जैसे ही जो भी टीम देखेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर जब होता है ना मेरा, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपके कमेंट में डाउट है, अगर कुछ, अगर वो रीज़नेबल डाउट है तो जो भी टीम होती है वो उसमें से लेके आएगी और मैं क्लास में ही उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, यहीं पे। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमारे पास हमने देखो कौन कौन से, अब इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, पीपीपी से एक लास्ट पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके। उन्होंने जो पूछा था उससे मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पीपीपी एंड जीडीपी इज सेम कॉन्सेप्ट। सेकेंड, पीपीपी इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA। थर्ड, इंडियाज रैंकिंग in terms of PPP is 5th. Choose the correct one. Options A, only one ये पैटर्न चल रहा है ना अभी, only one option are correct, only 2। ये ओनली 1 ओनली 2 का मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि ये 1 और ये 2, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि तीनों, दोनों, कोई 2 ऑप्शन राइट है, कोई 1 ऑप्शन राइट है, कोई तीनों स्टेटमेंट राइट है, ऐसे हाउ मेनी आर करेक्ट। तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। ऐसा नहीं कि इनको चेक करना है, तुम्हें बताना है कि 3 सही है कि 2 सही है कि 1 सही है, इस तरीके के अभी ऑप्शन आ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। डी नन। जल्दी से आंसर बताओ इसका। सोच लिया होगा अब तक सबने। देखो ऐसे क्वेश्चंस में है ना, कई बार नहीं पता होता ना, तो भी देखो थोड़ा सा लॉजिक लगता है। पीपीपी एंड जीडीपी आर इज सेम कॉन्सेप्ट। एक हो सकता है कि अगर दोनों चीज़ें अलग हो तो सेम कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है, कुछ तो अलग होगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट टाइम डेफिनेशन दे देंगे पीपीपी की, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो जितना लिखा है उसको बस अच्छे से करना। सो ये स्टेटमेंट तो गलत है, सेम कॉन्सेप्ट कैसे है मैंने आपको बताया, डिफरेंस है। पीपीपी जीडीपी प्लस एनएफआई नहीं होता, जीएनपी जीडीपी प्लस एनएफआई होता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया है मैंने, ये जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इंट्रो लेक्चर, और प्लस उसमें नेशनल इनकम हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूल 1, उसमें ये मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। जिसने नहीं देखा है भाई, उसके लिंक उसमें टेलीग्राम पे भी आ जाएगी और इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे हम। और इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ पीपी इज 5th नहीं भैया, 5th जीडीपी के टर्म्स में, ठीक है। अभी कल ही मैंने सारा डेटा भी दिया था आपको, नहीं कल नहीं, इसी लेक्चर में दिया है, ठीक है, इसी लेक्चर में दिया है। सो इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ पीपीपी 5th नहीं है, इंडियाज रैंकिंग इन 3rd है, जीडीपी के टर्म्स में 5th है। तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, तो नन। अगर 2 राइट होते तो ओनली 2। ये चीज़ों को समझो, ये कैसे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो नन। तो ये आपका एमसीक्यू है, इसको लिख लो कहीं साइड में। और अब डेफिनेशंस ध्यान में रखना, कई बार डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। जनरली देखो एम्स और इनिशिएटिव जो होते हैं ना, वो हमेशा सही होता है वो ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी आ सकता है मेंस में, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर जीडीपी, जीएनपी एंड पीपीपी एंड आउट ऑफ दिस 3 विच वन इज मोर बेनिफिशियल, ठीक है, एंड मोर ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ऐसे पहले तीनों का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा,
देन आपको पीपीपी कम बताना पड़ेगा, जीएनपी बताना पड़ेगा, जीडीपी बताना पड़ेगा, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक बताने पड़ेंगे, और तीनों में से ब्रॉड कौन सा है आप मुझे सोच के बताइए, ठीक है। मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जीडीपी आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव बताता है, जीएनपी में मैंने बताया था क्वांटिटेटिव और कुछ हद तक क्वालिटेटिव भी वो बता पाता है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। सो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। सो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो कुछ टर्म्स जैसे कि हमें पता है, हमें 4 टर्म्स पढ़ने थे, ठीक है। रफ करूँ मैं इसको, होप सो सबने लिख ही लिया होगा। सो नया टर्म हमारा शुरू होने जा रहा है, तो मज़ा आ रहा है। देखो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा नेशनल इनकम पे मॉड्यूल ख़त्म करने के लिए, ठीक है। वो करीबन 1.5 से 2 घंटे का होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 2 आवर्स का लेक्चर होगा, जनरली मेरे 2 आवर्स की क्लास होंगी अब, ठीक है। तो जो 2 आवर्स का लेक्चर होगा वो, उसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है, और इसके बाहर से इसमें से कुछ नहीं आने वाला, ये मेरी श्योरिटी है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लेना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, ठीक है। और मकसद IAS खुद की टेस्ट सीरीज अपनी रिलीज़ करने वाला है बहुत जल्दी, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने देख लिया जीडीपी, जीएनपी, और ये मॉड्यूल ख़त्म होगा तो टेलीग्राम पे इसका एक टेस्ट भी आपको अपलोड करके दिया जाएगा। एक्टिव रहना। जीडीपी, जीएनपी हो गया, एनडीपी एंड एनएनपी, ठीक है। इनकी कंपैरिजन करेंगे। फिर हमें कुछ और चीज़ें, अब देखो यहाँ से हमें नाम पता होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पानी का एक बॉटल जो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे ही सब, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये 4 टर्म जिसमें से हम ये पूरी तरीके से डिस्कस कर सकें। अब देखो यहाँ पे जब हम डोमेस्टिक से नेशनल गए थे तो मैंने तुम्हें बताया था डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल का कॉन्सेप्ट क्या है। डोमेस्टिक इक्वल टू, सॉरी, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, ठीक है। और वहीं पे ये हम देख चुके हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, यानी जब भी आपको याद रखना, जैसे यहाँ पे भी देखो डोमेस्टिक है और यहाँ नेशनल है, तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या होगा। जब भी आपको नेशनल ढूंढना होगा तो आप हमेशा डोमेस्टिक में NFIA ऐड करोगे, तभी तो हमने GNP में, यहाँ N है तो हमने यहाँ पे GDP, नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं तो हमने क्या ऐड कर दिया था, NFIA। सिंपल कॉन्सेप्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिस्कस कर चुका हूँ मैं ये, ठीक है। सो GDP प्लस NFIA। अब यहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है नेट वर्सेस ग्रॉस। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट वाला लिख लो आप, ऐसे लिखते जाओ, कॉन्सेप्ट करके चारों को लिखना है हमें। नेट वर्सेस ग्रॉस, नेट वर्सेस ग्रॉस। और इसमें एक चीज़ और लिख लेना, ऐड कर लेना, एक चीज़ GNP और GDP के लिए इसके नीचे ही लिख लेना। ये लिखने के बाद लिखो, GDP इज टू कंपेयर द साइज ऑफ इकोनॉमी, GDP इज टू कंपेयर द साइज ऑफ द इकोनॉमी, but GNP is used to compare, well-being of people of different countries, well-being of people of different countries,
लेगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस वर्सेस नेट, ठीक है। सो नेट वर्सेस ग्रॉस बोलो या ग्रॉस वर्सेस नेट। तो नेट होता है ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो। क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन ना। और डेप्रिसिएशन क्या है? सपोज करो आपने एक कार ली, ठीक है। मेरी कार ऐसी बनेगी आपको, ठीक है। सपोज करो आपने एक कार ली, ठीक है। इस कार की प्राइस आपने इनिशियली 10 लाख की ली, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी कार जो है ना वो एक्चुअली देखा जाए तो डेप्रिशिएबल एसेट है, क्योंकि सपोज करो आज आपने 10 लाख की ली ना नई कार, और दूसरे दिन बेचने जाओगे ना तो उसके 10 लाख नहीं मिलेंगे आपके, उसके लाख से 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो 10 लाख की आपने कार ली, ठीक है। एंड अब आप उसका सेकेंड डे आप उसकी प्राइस निकालने जाओगे तो जो नेट होगा ना वो होगा, और वैसे भी अभी चलो एक साल हम ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो 1 ईयर बाद आप इसको सेल करने जाओगे तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किसी चीज़ की प्राइस कम होना उसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन जनरली किस में होता है? कैपिटल गुड्स में होता है। मशीन, ठीक है। मशीन, अब प्रॉपर्टी एसेट अलग चीज़ है, देखो उसमें रेट बढ़ रहा है, ठीक है। बट रियल में जो आपके सामान होते हैं, जो भी गुड्स होते हैं, उनका डेप्रिशिएशन होता है, ठीक है। उनका क्या होता है? डेप्रिशिएशन। अच्छा, पीपीपी में भी एक चीज़ याद रखना कि हम सिर्फ जो लिस्ट बास्केट कंटेन करते हैं वो फाइनल गुड्स की करते हैं, ठीक है। जो फाइनल गुड्स हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स हम काउंट नहीं करते उसमें। सो यहाँ पे नेट क्या होगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन क्या है? किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी कैपिटल की वैल्यू टाइम के साथ कम होना, ठीक है। यानी सिंपल सी चीज़ है, आपने जो टीवी खरीदी है, जब आपने वो न्यू खरीदी होगी, सपोज करो 40,000 की खरीदी, एंड थोड़े टाइम बाद 1-2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000, 15,000, ऐसे कम हो जाएगी वैल्यू, यानी वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो नेट हमेशा क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन। यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट हम लेके आ सकते हैं? जीएनपी से हम सीधे एनएनपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर एनएनपी छोड़ दो, पहले हम जीडीपी से एनडीपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, तो जीडीपी क्या होगा, एनडीपी क्या होगा? यहाँ से दिमाग लगाओ आप। देखो जीडीपी, अब समझना, डी का तो डी है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, पी का पी है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक। तो चेंज क्या हो रहा है? नेट से ग्रॉस। आप नेट ढूंढ रहे हो और आपको ग्रॉस दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या कर दोगे? माइनस डेप्रिशिएशन। कितना आसान है देखो। तो एनडीपी क्या बन गया? अगर ये आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो एनडीपी क्या बन गया? एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। एनडीपी क्या हो गया? जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। यानी नेट से आप ग्रॉस चाहते हो तो हमेशा डेप्रिशिएशन को माइनस कर देना है। ऐसे ही आपको अगर सपोज करो जीएनपी से एनएनपी जाना है तो भी क्या होगा? एनएनपी है और यहाँ जीएनपी है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, नेशनल नेशनल है, खाली एन से जी का चेंज हो रहा है, माइनस कर दो डेप्रिशिएशन। कितना आसान है, ठीक है। बच्चों को याद नहीं होता, बट अगर ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखा है तो ये बहुत ईजी काम है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। सो इसको लिखो, लिखो ये, फिर मैं आपको डेप्रिशिएशन की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लिखो, ठीक है। लिखो डेप्रिशिएशन की डेफिनेशन लिखो। ये हो गया तो होप सो हो गया होगा सबका। सो डेप्रिशिएशन की डेफिनेशन लिखो। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट decreases over time. The monetary value of an asset decreases over time due to use comma wear and tear
ब्रेकडाउन, कॉमा लैप्स ऑफ टाइम एक्सेट्रा। मतलब किसी भी रीज़न से टाइम वाइम चला गया और उसकी वैल्यू, अब ऑब्वियस ही चीज़ है, आप जो सपोज़ करो जो भी आप कपड़े लेते हो, ठीक है, क्लोथ्स, वो सेम नए तो नहीं रहते ना, वियर एंड टियर की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम वे में कार हुआ या बाकी चीज़ें, बहुत सारे एसेट्स, जैसे आप लैपटॉप ले रहे हो, वो यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप सेल करोगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो कोई भी कैपिटल एसेट थोड़े टाइम के बाद उसकी वैल्यू जनरली घटती है। मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। देखो, जो आप अगर वैल्यूबली सोचो ना, तो जो रेट बढ़ रहा है वो किस चीज़ का बढ़ रहा है, रियल एसेट में भी प्रॉपर्टी का, यानी जो आपका लैंड है ना उसका रेट बढ़ रहा है। आपने जो बनाया हुआ है ना उसका रेट किस तरीके से, आप बोल सकते हो ब्रिक्स की का रेट बढ़ रहा है, फिर रॉड का रेट बढ़ रहा है, जो आपके सीमेंट यूज़ हो रहा है उसका रेट बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से, रॉ मटेरियल की वजह से वो ओवरऑल महंगा हो रहा है, ठीक है। एंड वो मेन रेट किसका बढ़ रहा है, लैंड की वजह से, बिकॉज डिमांड, ठीक है, घर की डिमांड ज़्यादा है, लैंड की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। और जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली राइज कर जाता है, ठीक है। तो रियल एस्टेट का ये केस है। बट कार और ये सारी चीज़ें नई अवेलेबल है, फुल जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल है, तो उनका जो पुरानी चीज़ें होंगी उनका तो डेप्रिशिएशन आना ही है ना, तो वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। सो एक और लिख लो इसमें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिशिएशन में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। It is also called consumption of fixed capital, CFC. CFC. ब्रैकेट में लिखो, it includes depreciation of capital good. It includes depreciation of capital goods only, not consumer good. Obvious है ना, capital goods की तो बात कर रहे हैं, not consumer good. नॉट कंज्यूमर गुड, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस पे आता हूँ, बट पहले ये दोनों चीज़ें समझ लो आप। एनडीपी और एनएनपी भी क्लियर हो रहा है। एंड एक्चुअली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अभी फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, अभी उस पर आते हैं। मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट क्या है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। यूपीएससी पूछ चुका ये क्वेश्चन, विच वन इज नेशनल इनकम इन रियल सेंस। तो रियल सेंस में एनएनपी एट एफसी है, ठीक है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शंस ऐसे भी होंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब इसमें भी वो लोग लगा देंगे कंफ्यूज करने के लिए, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो पूरी तरीके से याद रखना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं फैक्टर कॉस्ट अभी डिस्कस करूंगा आपको क्या है। तो एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन। एनडीपी क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। अगर आपको नेट वर्सेस गॉस पता है, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल पता है, तो आप इन चारों में से किसी भी के टर्म्स में किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान काम है आपके लिए। जैसे सपोज करो आपको एनडीपी बोला हो इन टर्म्स ऑफ जीएनपी, तो आपको जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन एनडीपी दिया हुआ है। अब जीडीपी को आप जीएनपी के टर्म्स में लिख दो, तो आपको एनडीपी का फॉर्मूला जीएनपी के टर्म्स में मिल जाएगा। यानी आप जिसका फॉर्मूला चाहो उसका निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, ये लिख लिया ना सबने, रफ करूँ मैं, ठीक है। यहाँ देख लो, सपोज करो मेरा एनडीपी जो है वो क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। और हमें जीडीपी को हम क्या लिख सकते हैं, जीएनपी के टर्म्स में। जीएनपी क्या था, जीडीपी प्लस एनएफआईए। तो जीडीपी क्या हो गया, जीएनपी माइनस एनएफआईए। सो उसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। तो एनडीपी क्या हो गया, जीएनपी माइनस एनएफआईए माइनस डेप्रिशिएशन। यानी अगर आपको ये सही तरीके से पता चल गया कि ग्रॉस वर्सेस नेट क्या है, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल क्या है, जब भी डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है एनएफआईए ऐड करना है,
जब भी ग्रॉस से ग्रॉस से नेट में जाना है, हमेशा डिप्रिसिएशन माइनस कर देना। सिंपल हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया एनडीपी का इन टर्म्स ऑफ जीएनपी। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो इन चारों टर्म्स से अब मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो इसको लिख लो पूरा, अच्छे से नोट डाउन करो। एंड अब नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, हेडिंग डालो फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। चलो बताऊं मैं क्या होता है। अब देखो, रफ कर रहा हूं। मार्केट प्राइस, अच्छा पहले फैक्टर कॉस्ट क्या होता है वो समझ लो। फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या, नाम नहीं पता चल रहा है। फैक्टर यानी जो कॉस्ट निकली जब आपने, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। एक तो लैंड जिसका आपने रेंट दिया होगा, लेबर होंगे जिनको आपने वेजेस दिए होंगे, ठीक है, फिर कैपिटल होगा जिस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे, और भैया एंटरप्रेन्योर तो होगा ही जो थोड़ा प्रॉफिट लेगा। तो इन चारों की वजह से जो कॉस्ट इंकर होगा वो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल, एक शर्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फैक्ट्री में 100 रुपीज़ है। इन चारों को लेके, यानी जो रेंट देना था लैंड का वो इसमें ऐड आ गया, लेबर जो वेजेस को देने थे वो भी आ गया, कैपिटल जो था वो भी आ गया, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें लेके इसका फैक्ट्री में इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। बट मार्केट में ये 100 रुपीज़ में नहीं बिकेगी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर कुछ टैक्सेस लगाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी, कुछ टैक्सेस लगाएगी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, गुड्स होते हैं जिनको ईजिली गवर्नमेंट अवेलेबल करवाना चाहती है, हर किसी को मिले, तो उस पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी देती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करना। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जब टैक्सेस का चैप्टर आएगा। अभी के लिए याद रखना, हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है उसमें जब इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे और सब्सिडी, दो पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस जो होगी वो आपकी क्या होगी? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस क्या होगी? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों लिखा है? मैंने खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों लिखा, नेट क्यों लिखा? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसलिए लिखा गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके क्या है? डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्योंकि सब्सिडीज का तो फायदा मिलता है ना पब्लिक को, तो मार्केट प्राइस सब्सिडी की वजह से कम होती है। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो वो हम माइनस कर देंगे। सॉरी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इनडायरेक्ट आएगा ये। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए पहले गवर्नमेंट ने। एग्जाम्पल, ये शर्ट 100 रुपीज़ की है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इस पर टैक्स लगता है 10 रुपीज़ का, ये टैक्स है। बट गवर्नमेंट इस पर कुछ सब्सिडी देती है। ठीक है, गवर्नमेंट इस पर कुछ सब्सिडी देती है। अभी मैंने इसमें वैल्यू एडिशन, फिर रिटेलर, होलसेलर, वो सब मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। मैं सिंपल सी चीज़ें सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी पता चले। वो सब जब आएगा टाइम टैक्सेस में तब हम पढ़ेंगे उसको कि वैल्यू एडिशन कैसे होता है। ठीक है, प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है किसी चीज़ की। तो 100 रुपीज़ फैक्टर कॉस्ट है, यानी इन चारों का जो मिला के जो फैक्ट्री में बना है उसमें इनका पैसा लगा है। ये इतना उन्होंने इस प्रॉफिट के बाद इतने प्राइस में बाहर निकला। 10 रुपीज़ टैक्स लगे उस पर, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल रहा हूँ मैं ये।
और इस पे गवर्नमेंट ने मान के चलो 7 रुपीज़ की सब्सिडीज दी, 7 रुपीज़ की सब्सिडी है, क्योंकि टैक्स तो फिक्स है, वो लगना ही है, बट गवर्नमेंट ने सोचा कुछ स्पेशल टाइप के जो शॉर्ट है उस पर सब्सिडी देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल यूरिया पे गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी दे रही थी बीच में, ठीक है। फिर ऐसे ही काफ़ी चीज़ें होती हैं जो पुअर्स के लिए होती हैं, या फिर जो लोग जो पब्लिक बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए होती हैं, तो उसमें काफ़ी सब्सिडीज जाती हैं, तो वहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस कम हो जाती है। तो 100 + 10 110 हुआ, और ये माइनस होगा क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट 7 रुपये इसमें से छूट दे रही है ताकि लोगों के लिए सस्ती हो जाए। तो टोटल कितने की पड़ी? 103 रुपीज़। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे कितनी हो गई? 103 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके क्या होंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो होप्स आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। सो ये है आपका फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। सो लिख लो इसको पूरा ऐसे, एग्जाम्पल भी लिखा करो साथ में। इसका बेनिफिट क्या है मैं बता रहा हूँ, लिखो। हो गया। अब देखो, अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखना है तो कैसे निकालूंगा मैं? ये लिख लिया आपने, सब सिंपल। तो याद रखना चाहिए मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। हमने 4 टर्म्स देखे, याद रखना, ऐसे ही लिखो। 3 चीज़ें देख ली, अभी एक लास्ट बचा है, कांस्टेंट प्राइस वर्सेस बेस प्राइस, सॉरी कांस्टेंट ये प्राइस वर्सेस जो भी मतलब अभी रिसेंट करंट प्राइस चल रही है। सो सबसे पहले हमने देखा, देखो क्रॉस वर्सेस नेट में आप हमेशा क्या करोगे, जब भी आपको नेट जाना है ग्रॉस से तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। फिर हमने देखा नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक, NFIA। तीसरा हमने देखा मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, नेट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सपोज करो मुझे जीडीपी लिखना है एट मार्केट प्राइस, तो क्या लिखूंगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्लियर हो रहा है सबको? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। टाइम कितना हुआ? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग डालो, करंट प्राइस वर्सेस कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस वर्सेस कांस्टेंट प्राइस। अच्छा, एक स्टेटमेंट पहले लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो इसके बाद, मार्केट प्राइस और करंट प्राइस के बाद 2 केस लिखना। एक लिखना बिफोर 2015, ऐसे लिखना बिफोर 2015। पहला लिखो बिफोर 2015, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, GDP at factor cost is used for measurement of economic growth, used to measure economic growth. GDP at factor cost used to measure economic growth, and GDP at market price यूज्ड फॉर एक्चुअल ट्रांजैक्शन। रियल ट्रांजैक्शन तो मार्केट प्राइस में ही होता है ना, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से क्या लेना देना आपको? जो रियल में पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मार्केट प्राइस पे होता है, ठीक है। तो 2015 के पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते थे, वो फैक्टर कॉस्ट पे देखते थे। और मार्केट प्राइस, तो उससे क्या फ़ायदा होता था? गवर्नमेंट के टैक्स का पता नहीं चलता था, ठीक है, कि महंगाई किस तरीके से टैक्स की वजह से बढ़ रही है। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है उसका हम कहाँ पे यूज़ करते थे? एक्चुअल ट्रांजैक्शंस देखने के लिए कि रियल में कितना ट्रांजैक्शन हुआ। बट आफ्टर 2015 का सिनेरियो क्या? लिखो आफ्टर 2015। ये पहला क्लियर हो गया आपको? आफ्टर 2015 या सिंस 2015 गवर्नमेंट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज एक्चुअल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज एक्चुअल ट्रांजैक्शन। एक मिनट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, सो लिख लिया आपने सबने ये। नेक्स्ट है हमारा
नेट प्राइस, ये कांस्टेंट प्राइस वर्सेस करंट प्राइस, ध्यान देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट प्राइस वर्सेस करंट प्राइस। देखो इसका बेनिफिट कितना इफेक्ट करता है ये ग्रोथ को। कांस्टेंट प्राइस वर्सेस करंट प्राइस, एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना पहले। इसको बेस प्राइस भी बोलते हैं। जैसे आप लोग पॉलिटी में देखते हो कि बेस ईयर्स दिए जाते हैं कि जो पॉपुलेशन का सेंसस है वो एक पर्टिकुलर, जैसे हमें लोग राज्यसभा में कितनी सीट्स रखनी है किस स्टेट की, वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। और जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो एक सेंसस पे डिपेंड होता है कि इस सेंसस की पॉपुलेशन हम काउंट करेंगे, जैसे 1971, 2001 ऐसे सेंसस पे काउंट होता है, ठीक है। तो वो फिक्स होता है। वैसे यहाँ पे ईयर फिक्स होता है, बेस ईयर बोलते हैं जिसको, बेस प्राइस या बेस ईयर। एक बेस ईयर मतलब उस ईयर की प्राइस के हिसाब से ग्रोथ निकाला जाता है। अब देखो एक्चुअल में समझाता हूँ ये तुम्हें है क्या, एग्जाम्पल से। सपोज करो 2020 और 21 एंड 2021, 22, ये 23 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे मैं दो केस ले रहा हूँ कि एक शर्ट है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हम 100 बना रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और यहाँ पे उसकी प्राइस लिखी हुई है। उसकी प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे 5 रुपीज़ है। बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसलिए। क्वांटिटी हमने कितना रखा है 100, प्राइस कितनी है 5, तो टोटल कितना हुआ 500 रुपीज़, ठीक है। अब उसी शर्ट का प्रोडक्शन 2021-22 में, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ 110 शर्ट, ठीक है। नंबर ऑफ शर्ट्स कितने प्रोड्यूस हुए 110, बट प्राइस कितनी थी 7 रुपीज़, ठीक है। 7 ले लो या फिर 10 ले लेते हैं, 10 रुपीज़। अब तुम यहाँ से देखोगे तो 110 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया 1100, ठीक है। कितना आ गया 1100 रुपीज़ आया। यानी इंक्रीज कितना हुआ, कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, मोर देन 50%। 500 से कितना हो गया 1100 रुपीज़ हो गया। यानी कितना इंक्रीज हुआ, मोर देन 50%। यानी जीडीपी ग्रोथ आपकी 50% से भी ज़्यादा है, ठीक है। बट रियल में देखो, रियल सिनेरियो क्या होता, ये तो प्राइस इतना ज़्यादा चेंज हो गया ना, ये तो प्राइस की इंक्रीज की वजह से हमें ग्रोथ दिख रही है। ये 50% ग्रोथ तो है ही नहीं। कैसे, देखो अगर मैं इसको बेस प्राइस पे लेता, यानी प्राइस फिक्स रखता, तो शर्ट यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हुई थी 100 और प्राइस कितनी थी 5 रुपीज़, ठीक है। ये 50% क्या, ये तो 100% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ, डबल हो गया, सॉरी यहाँ मोर देन 100%। शर्ट 100 रुपीज़ की, प्राइस 5 रुपीज़ है, तो टोटल कितना हुआ 500 रुपीज़। बट अगर यहाँ पे शर्ट और प्राइस यहाँ 110 है और यहाँ प्राइस उसकी कितनी है 5 रुपीज़ ही रखेंगे ना, हमें ग्रोथ देखनी है, प्रोडक्शन कितना बड़ा है। तो प्राइस अगर मैं फिक्स रखता हूँ, जिसे बेस प्राइस बोलेंगे, बेस ईयर के बेसिस पे, यानी एक पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से हम प्राइस रखेंगे, तभी हमें एक्चुअल ग्रोथ पता चलेगी। सो 110 से 5 का कितना हो जाएगा, ये आपका 550 रुपीज़। कितना हो गया 5, टोटल कितना हुआ 10% का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो 500 से 550 रुपीज़ के लिए कितना इंक्रीज़ आया 10% आया, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, मोर देन 100% इंक्रीज़ है। तो ये तो प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से ये ग्रोथ दिखा, ये ओरिजिनल ग्रोथ थोड़ी है। ग्रोथ कितनी हुई 10 शर्ट की ग्रोथ खाली हुई है, 10 प्रोडक्शन बढ़ा है। यानी एक्चुअल जीडीपी हमें यहाँ से पता चलनी चाहिए बेस प्राइस रख के, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे।
तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करना होगा तो हम हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे ही लेंगे, यानी एक ईयर फिक्स होगा। जैसे मुझे कंपेयर करना है 2012 से 2020 में कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, तो मैं इसका प्राइस ही कंसीडर करके चलूँगा, क्योंकि प्राइस की वजह से ग्रोथ थोड़ी बढ़ रहा है। प्राइस की वजह से तो हमें ये पता चल रहा है कि चीज़ें कितनी महंगी हो रही है। रियल प्रोडक्शन जो है वो तो हमारा सिर्फ 10% का इंक्रीज़ हुआ है। यानी ये जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एक्चुअल ट्रांजैक्शन मेज़र करने के लिए, और ये जो यूज़ होता है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ मेज़र करने के लिए। सो क्लियर हुआ सबको? एक्चुअल कांस्टेंट प्राइस क्या है? जो बेस ईयर के बेसिस पर फिक्स किया जाता है, यानी इसी को कंपेयर कर करके वो लोग क्या करेंगे? मेज़र करेंगे। बट आपका करंट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि अभी जो प्राइस है और उसके बाद जो प्राइस है उसके हिसाब से ग्रोथ। तो ये तो रियल ट्रांजैक्शन आपको सिर्फ बता रहा है कि 500 का रुपये का पहले हो रहा था, अब 1100 का हो रहा है। बट जो आपका कांस्टेंट प्राइस है उससे आपको एक्चुअल ग्रोथ पता चलती है कि हाँ 10 प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, बाकी हमारी रेट अगर हमने सेम रखा। तो इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाता है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता। तो इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ थोड़ी पता चलती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं? कांस्टेंट प्राइस वाला, ना कि करंट प्राइस वाला। सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। हमने 4 कॉन्सेप्ट प्रॉपरली देख लिए, सारे टर्म्स। वापस मैं बोल रहा हूँ एक बार, नेट वर्सेस डोमेस्टिक, सॉरी नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक, नेट वर्सेस ग्रॉस, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, एंड चौथा हमने देख लिया अभी कांस्टेंट प्राइस वर्सेस करंट प्राइस, ठीक है। तो ये चारों आपको समझ आए, लिख लो इसको। सो क्लियर आपको हुआ? तो एक स्टेटमेंट, अच्छा इसमें अब इसी में देखो 2 टाइप की जीडीपीज होती हैं, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो एक ये लिख लो, फिर एक स्टेटमेंट लिखो। अब रियल जीडीपी कौन सी है? ये वाली, ठीक है। इसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं, क्योंकि रियल ग्रोथ तो यही है ना, और नॉमिनल यानी जिसमें इन्फ्लेशन भी काउंट है, तो इसको नॉमिनल जीडीपी। अब इससे एक टर्म बाहर आता है जीडीपी डिफ्लेटर, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे। और लास्ट मॉड्यूल हो, इस मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर होगा वो, मॉड्यूल 1 पूरा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम जीडीपी के मेथड्स और क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या नहीं होती हैं इंक्लूड, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आपको होप करता हूँ, नॉमिनल यानी याद रखना, रियल यानी रियल जीडीपी तो यही है ना, जहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन काउंट में नहीं ले रहे। नॉमिनल जीडीपी यानी जहाँ पे रियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। तो नॉमिनल और रियल से एक और नया टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर, वहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सो होप करता हूँ आप जब मॉड्यूल 1 का 3rd लेक्चर देखने आओगे तो आपने 1st और 2nd अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो जिन्होंने लाइव अटेंड किया हुआ है उनको तो कोई इशू ही नहीं है, बट जिनका छूटा भी हुआ है तो आपको 3rd तभी समझ आएगा जब आप 1st और 2nd प्रॉपरली कंप्लीट कर लोगे। तो आप 1st और 2nd प्रॉपरली कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।